नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कैलेंडर पर तारीख बदलने वाली है। 4 घंटे के बाद 4 अगस्त खत्म हो जाएगा और तारीख शुरू होगी 5 अगस्त की। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, पटना, कोलकाता से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक चर्चा गर्म है कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होगा। और अब से थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह पार्लियामेंट हाउस से निकले हैं। 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले थे और मोदी के बाद अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। ये सब कुछ क्या इशारा कर रहा है? 5 अगस्त को सच में क्या होने वाला है? क्या हकीकत है और क्या फसाना है? आइए सब बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा। भूमिका बंध चुकी है, स्टेज सेट है, बस ऐलान का इंतजार है। 5 अगस्त को ऐलान क्या होगा? क्या पीओके पर कोई बड़ा फैसला होगा? क्या कश्मीर पर कुछ नया तय होगा? क्या यूसीसी पर कुछ डिसीजन होगा? क्या कोई पॉलिटिकल फैसला होगा? क्या संसद में किसी नए कानून का बिल आएगा? पार्लियामेंट में 4 अगस्त को कोई काम नहीं हो पाया। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 5 अगस्त को सुबह 11 बजे संसद फिर से बैठेगी तो क्या होगा? 5 अगस्त का प्लान अभी गोपनीय है, एकदम टॉप सीक्रेट। 5 अगस्त का प्लान सिर्फ 2 लोगों को मालूम है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। 3 अगस्त को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग। पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उनके जाने के करीब 4 घंटे बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मुलाकात करना सामान्य शिष्टाचार भेंट भी हो सकती है, लेकिन उसी दिन 4 घंटे बाद अमित शाह का राष्ट्रपति भवन जाना सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। तो नई दिल्ली के लुटियंस जोन में आखिर पक क्या रहा है? संयोग देखिए कि 5 अगस्त भी आ रहा है। इन 2 तस्वीरों ने ही 5 अगस्त को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। 5 अगस्त की ये तारीख तो याद होगी आपको। 5 अगस्त वही ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजादी मिली थी। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी और 5 अगस्त को ही 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। संघ परिवार और बीजेपी के 3 बुनियादी लक्ष्य हैं, 370, राम मंदिर और यूसीसी। इन 3 में से 2 लक्ष्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे कर दिए हैं और दोनों लक्ष्य 5 अगस्त को ही पूरे हुए। इसलिए 5 अगस्त की यह तारीख खासम खास है। सवाल है कि इस बार 5 अगस्त को क्या होगा? पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में 2 साल पहले 5 अगस्त को ही इमरान खान को जेल में डाला गया था। इमरान के सपोर्टर 5 अगस्त के लिए अलग अलग प्लान बनाकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी का संकट है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी 5 अगस्त के कैलेंडर पर टकटकी लगाए देख रहा है। इधर मोदी और शाह को 5 अगस्त वाला फैसला करना है। क्या 5 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होगा? क्या 5 अगस्त को पीओके पर एक्शन शुरू होगा? क्या 5 अगस्त को 78 साल पुरानी गलती सुधारी जाएगी? 5 अगस्त से पहले कश्मीर पर फोकस बढ़ा हुआ है। 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल के सामने सिर झुका चुके हैं और नरेंद्र मोदी इस काम के लिए उनकी तारीफ कर चुके हैं। 5 अगस्त से पहले पहलगाम अटैक पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कातिलाना टेरर अटैक के बारे में बहुत बड़ा अपडेट आया है।
पहलगाम टेरर अटैक में शामिल तीनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत सामने आए हैं। सेना ने इनको ऑपरेशन महादेव में मार गिराया था। पहलगाम का टेरर अटैक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 87 घंटे के युद्ध का कारण बना था। 87 घंटे के युद्ध में मुनीर की फौज घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाई थी। तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया था। पाकिस्तान आज भी कहता है कि पहलगाम में उसका कोई हाथ नहीं था। यहां भारत में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के कुछ नेता भी सबूत मांगते हैं कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान ही था। इसका सबूत दिखाओ। हम आपको पक्के सबूत दिखा रहे हैं। ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन नोट कीजिए। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी सुलेमान शाह का ऑपरेशनल नाम फैजल जट था। लश्कर तैयबा का A++ कैटेगरी का टेररिस्ट सुलेमान पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। सबसे ज्यादा गोलियां सुलेमान उर्फ फैजल जट ने ही चलाई थी। हमले में शामिल हुए दूसरे आतंकी अबू हमजा का ऑपरेशनल नाम अफगान था। अफगान लश्कर तैयबा का A ग्रेड का कमांडर लेवल का आतंकी था। अफगान भी पहलगाम में गोलियां चलाकर बेगुनाह हिंदुओं को मार रहा था। पहलगाम के तीसरे आतंकी यासिर का ऑपरेशनल नाम जिब्रान था। जिब्रान भी लश्कर का A कैटेगरी का आतंकी कमांडर था। वो पहलगाम टेरर अटैक का तीसरा आतंकी था। वो पीछे खड़े होकर रास्ते पर नजर रख रहा था और अपने दोनों साथियों को कवर फायर दे रहा था। भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन महादेव चलाया और लश्कर के इन तीनों आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद उनकी तलाशी ली गई तो सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट के पास से पाकिस्तान के लाहौर का वोटर कार्ड मिला। अबू हमजा उर्फ अफगान की जेब से पाकिस्तान के गुजरांवाला का वोटर आई कार्ड मिला। तीनों आतंकियों का ये ग्रुप 21 अप्रैल को बाईसरन घाटी से 2 किलोमीटर दूर पहुंचा था और 22 अप्रैल को उन्होंने बाईसरन में धर्म पूछ कर 26 निहत्थे हिंदुओं को गोली मार दी थी। आतंकियों के पास मिले सैटेलाइट फोन के GPS लोकेशन भी पहलगाम हमले में उनके शामिल होने की पुष्टि करते हैं। सैटेलाइट फोन के माइक्रो SD चिप में तीनों आतंकियों के फिंगरप्रिंट, उनकी फोटो, अन्य बायोमेट्रिक और पूरी फैमिली ट्री मिली। ये आतंकी लाहौर के करीब कसूर जिले और POK के रावला कोट के रहने वाले थे। उनके पास से कराची में बने चॉकलेट भी मिले। इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है? मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान था, अब तो सबूत भी आ गए हैं। पहलगाम से ठीक पहले पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के बारे में नफरती बातें की थी, वो भी कैमरे पर रिकॉर्ड हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation.
पाकिस्तान हिंदुस्तान से हर बार पिटता है और हर बार वो पिटाई के सबूत मांगता है। इधर हिंदुस्तान में कुछ नेता पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के सबूत मांगते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं शिवसेना यूबीटी के संजय राउत। राउत ने पहलगाम टेरर अटैक में गोधरा का एंगल घुसा दिया है। और रिकॉर्ड भी है, जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपोगंडा रहा बाद में वो देश में। उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद, लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे। पूछोगे तो देशद्रोही हो। संसद के मॉनसून सत्र के बीच में इंडी अलायंस के 4 सांसदों ने एक पॉडकास्ट किया और उसमें पहलगाम पर अनर्गल बातें की। इस पॉडकास्ट में शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने यह दावा किया कि पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर नहीं मारा गया था। उनका कहना है कि धर्म पूछकर मारने वाली बात तो बीजेपी ने फैला दी। एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या सेट कर रहे थे, धर्म पूछकर मारा, तो पूरे देश में आग लगाना चाहते थे जी। धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा। देखिए ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा। मैं बहुत से जो पीड़ित है उनसे, महाराष्ट्र के है, बाहर है, मैंने बात किया, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये लोगों ने धर्म पूछकर मारा, हिंदू है क्या पूछा। और जो लोग मारे गए उनके परिवार के सज्जनों ने नहीं इस नैरेटिव ऐसा को नहीं किया। जैसे हिमांशी नरवाल को जिस तरह से टारगेट किया कि हमें इस हिंदू मुस्लिम झगड़े में नहीं पड़ना। बहुत से पर्यटक जो उन दिनों में जम्मू कश्मीर से निकले, उन्होंने कहा कि स्थानीय कश्मीरियों ने हमारी मदद की। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में 32 घंटे की बहस हो चुकी है। पाकिस्तान के फरेब का पूरा दस्तावेज और भारतीय सेना के पराक्रम की पूरी गौरव गाथा संसदीय कार्यवाही का हिस्सा बन चुकी है। उस बहस में गौरव गोगोई भी शामिल थे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने संसद में एक एक सवाल का जवाब दिया। इसके बावजूद पहलगाम पर नई कहानी गढ़ने की कोशिश हो रही है। कहां पहलगाम और कहां गोधरा। संजय राउत और कांग्रेस के गौरव गोगोई कपिल सिब्बल के साथ मिलकर नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वो कैसे कामयाब हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी की पार्टी चौकन्नी है और बीजेपी से ज्यादा इस देश की जनता चौकन्नी हो गई है। हमने पहलगाम के विक्टिम परिवारों से मुलाकात की और उनसे संजय राउत के बयान के बारे में पूछा। संजय राउत बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरे को इतना ही कहना है कि ये जब ये हमला हुआ, हमले के बाद में संजय राउत जी कहाँ थे, कब मिलने को आए थे हमको? वो जो बोल रहे हैं, मैंने वो क्लिप देखी कि हम लोग बहुत जन से चर्चा की, बात की, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। महाराष्ट्र में 5 फैमिली इस विक्टिम थी, उसमें से 3 रिलेटिव थे भाई जो डोंबिवली से थे। उसमें से एक जो संजय लेले, जो मेरे बीवी के सगे भाई है, ये तीनों को ना मिलने संजय राउत आए, ये तीनों फैमिली को मिलने ना संजय राउत आए, ना उनके वरिष्ठ नेता, उनके पक्ष के प्रमुख, ना उद्धव जी ठाकरे आए। मैं वही पूछता है, आपको किसने बताया? मेरे साले को, मेरे बीवी के भाई को पूछा गया, जमीन पे लेटा गया था, बंदूक की नोक पे पूछा गया हिंदू कौन है, उन्होंने हाथ ऊपर करते ही गोली मार दी उनके सिर पे। संजय राउत आप कहां थे? हिंदू करके ही मारा ना, धर्म पूछ के ही मारा। पूछो हमारे सब तीनों विधवा हुए हमारी बहन को। ये धर्म के नाम पे आपकी पॉलिटिक्स आपके पास रखो, हमारे रिलेटिव का अपमान मत करो। संजय राउत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए क्योंकि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तब उस समय न तो मैं था, न वो थे, और कोई भी नहीं था, सरकार की तरफ से कोई नहीं था। जिन पे हमला हुआ वो थे और उनका परिवार था। और जब हमले में हमारे 26 लोग मारे गए, तब उनके परिवार से जुड़ी महिलाओं ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया टेलीविजन चैनल्स को कि हमसे हमारा धर्म पूछ करके मारा गया। यह किसी बीजेपी, आरएसएस या शिवसेना का नैरेटिव नहीं था, प्रोपेगेंडा नहीं था।
मगर इस प्रकार का आज वो बयान दे करके उन 26 परिवारों का अपमान कर रहे हैं। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूं इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। 24 की हार के बाद राहुल गांधी ने 14 महीने बाद इंडी अलायंस के साथ पहली फिजिकल मीटिंग बुलाई है। इस बार मीटिंग डिनर पार्टी पर होगी। राहुल गांधी 2014 के बाद कम से कम 14 बार हार की समीक्षा और आगे की योजना पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुला चुके हैं, लेकिन राहुल आज तक नहीं समझ पाए कि वो हार क्यों जाते हैं। अगर राहुल को सचमुच इंट्रोस्पेक्शन करना है तो अपने दोस्तों के ये बयान सुन लें, लेकिन राहुल किसी की सुनते कहां हैं, वो तो बस अपनी सुनाना चाहते हैं। राहुल चुनाव आयोग को डेड यानी मरा हुआ बताते हैं। राहुल चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ना चाहते हैं। मोदी सरनेम वालों को चोर बताने के केस में एक बार उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है। राहुल वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं। राहुल सेना के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। 2022 में उन्होंने भारतीय जवानों की पिटाई हो रही है ऐसा बयान दिया था। 3 साल बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो अब कोर्ट ने राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। क्या राहुल गांधी के पास चीन का कब्जा होने का कोई दस्तावेज है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो संसद में ये सवाल क्यों नहीं पूछते? विपक्ष के नेता होकर भी राहुल सोशल मीडिया पर ये बातें क्यों करते हैं? बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं, 1962 से पहले से विवाद थे और वहां कभी पेट्रोलिंग करने में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा संघर्ष होता है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प भी होता है क्योंकि वो डिमार्केटेड नहीं है। लेकिन 2000 किलोमीटर 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने आज श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के जमीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी का सबसे मजबूत किला है। इस किले के आसपास जब भी सियासी युद्ध होता है हर बार मोदी ही जीतते हैं और हमेशा राहुल ही हारते हैं। इसके बावजूद राहुल और उनकी टोली राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। पहलगाम में तो राष्ट्रवाद भी है, उसके साथ हिंदुत्व का टॉपअप भी है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की एक अमिट छाप इस देश के लोगों के दिलो दिमाग पर छप चुकी है। राहुल एंड टीम अब चाहे जितना जोर लगा लें इस सोच को बदल नहीं सकते। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने आज एक बहुत बड़ी साजिश की परतें खोल दी। पहली साजिश जो हिंदू के खिलाफ रची जा रही है और दूसरी साजिश जो सनातन के खिलाफ रची जा रही है। एक तीसरी साजिश भी है जो देश भर के संतों के खिलाफ हो रही है। हर साजिश पर आज बाबा बागेश्वर ने खुलकर बात की और अपने विरोधियों को बिल्कुल क्लियर मैसेज भी दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने 6 मिनट के वीडियो में एक बहुत बड़ा अंदेशा जाहिर किया है। 6 मिनट में बाबा ने जो कहा है उसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि बाबा ने जिस हमले की बात की है, सनातन के खिलाफ जिस साजिश की बात की है, उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला हमला बाबा बागेश्वर पर ही हुआ है। बाबा ने ऐसे लोगों से हर हिंदू को सावधान किया। कौन हैं जो हिंदू संतों को ही निशाना बनाते हैं? बाबा बागेश्वर को किस बात का खतरा है? उसके पीछे की असल खबर क्या है? बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि हिंदुओं सोच लो, अभी नहीं तो कभी नहीं? देखिए ये रिपोर्ट। तुम लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली।
हजारों बेटियों का सरतन कट गया है और इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सरतन से जुदा करना। लक्ष्मी, काली, दुर्गा और बुर्का, बागेश्वर बाबा गुस्से में क्यों हैं? हिंदुओं को विचार करना चाहिए और अब नहीं विचार कर पाए तो कभी नहीं कर पाए। हिंदुओं, आखिरी बार सोच लो, बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को लास्ट अल्टीमेटम क्यों दिया? ये प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। अभी और षड्यंत्र करेंगे, हम तैयार हैं। बाबा बागेश्वर को खोलकर ऐलाने जंग क्यों करना पड़ा है? छतरपुर के बागेश्वर धाम से बुरहानपुर की दूरी 662 किलोमीटर की है। बाबा बागेश्वर जब दुबई में हिंदुओं को जोड़कर लौट रहे थे, तब बुरहानपुर में एक और बेटी लव जिहाद का शिकार हुई। हिंदू बेटी पैदा ही नहीं हुई, सब मुसलमानों की बेटी पैदा होगी और सब हिंदू लोग। नाम है भाग्यश्री धानुका। बुरहानपुर की भाग्यश्री का अपने पति से तलाक हो चुका है और तभी से उस पर नेपा गांव के रईस की नजर थी। रईस ने भाग्यश्री पर धर्मांतरण का प्रेशर बनाया, भाग्यश्री पर निकाह करने के लिए दबाव डाला। भाग्यश्री ने रईस की बात नहीं मानी, धर्म बदलने से मना कर दिया, निकाह से इनकार कर दिया तो रईस ने उसका गला काट डाला। रईस था नेपाल घर वाला, उसको 2-4 जन ने भी क्यों मारा उसको गलत काम करने को बोलता था। और काय के लिए मारा? वो बोलता था कि मेरे साथ शादी भी कर, बोले वो नहीं बोलती थी शादी करने के लिए। वो बोलती थी मैं क्यों करूँ, एक मुसलमान से शादी क्यों करूँ, मैं हिंदू से करूँगी, हाँ हिंदू से करेंगे, लेकिन वो नहीं। हाँ वो क्या बोलते उसको, वो हाँ वो करने का बोल रहा था। लव जिहाद का मामला है, जिसे भाग्यश्री बहन जो एक हिंदू बहन थी, रईस नामक युवक ने उसकी रात्रि में उसके घर में घुसकर चाकू से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। चूँकि उसके ऊपर वो धर्म परिवर्तन का आरोप मतलब उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि वो उससे शादी करे, और जब उसने ये स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने गला घोंटकर उसकी दांत में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। एक हिंदू बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई, एक और हिंदू बेटी का गला काट दिया गया। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सरतन कट गया है और इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सरतन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा। न बच्चे सुरक्षित हैं, न संस्कृति सुरक्षित है, न सनातन सुरक्षित है। इसी चिंता में हम दिन रात अनवरत हिंदुओं को जागने की अपील कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और यह क्रांति जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक तो हम प्रयत्न है हमारा कि ये क्रांति अनवरत जारी रहे। यही हमारी प्रार्थना है। अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए हम सबको अब जाग करके, किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। बलरामपुर का छांगुर बाबा, आगरा का अब्दुल रहमान, बनारस का नईम कादरी, सभी की नजर हिंदू बेटियों पर है। ऐसे लोग गिरोह बनाकर हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, तो रईस जैसे लोग घर में घुसकर हिंदू बेटियों को कत्ल कर रहे हैं। सोची समझी साजिश है, प्रायोजित है। उनको इस प्रकार की समझाइश दी जाती है। उन लोगों की ऐसी मानसिकता ही है, कुंठित मानसिकता ही है, और वो इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते रहते हैं अनवरत। हर जगह देश के कई कोनों में ये खबरें मिल रही हैं। और मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है, और भारत के हृदय में अब ये घटना होना निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए ये दाग है। और हिंदुओं को विचार करना चाहिए, और अब नहीं विचार कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को यदि फांसी दी जाएगी तो आने वाले कालांतर में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगा, वो कोई भी हो। हम ये कहना चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक बेटी का जब घर उजड़ता है तो वो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। क्या बीत रही होगी उनके पिता पर, क्या बीत रही होगी उनके भाई पर, क्या बीत रही होगी उसकी बहन पर, क्या बीत रही होगी उसकी आत्मा पर। तो हमें लगता है कि यदि फांसी का प्रावधान होगा तो आने वाले समय में जल्दी से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगा। बहुत से लोग पीछे हमारे लगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सनातन के खिलाफ,
हिंदुत्व के खिलाफ, कभी भगवान भोलेनाथ काशी के खिलाफ अनवरत बयानबाजियां और हमारे खिलाफ अनवरत बयानबाजियां, षड्यंत्र स्वांग रचते रहे। बाबा बागेश्वर जब ओमान और दुबई में कथा कर रहे थे, बाबा बागेश्वर जब विदेशी धरती पर हिंदुओं को जोड़ रहे थे, तब उनके खिलाफ देश में साजिश चल रही थी। बाबा को फंसाने का प्लान बनाया जा रहा था। बाबा बागेश्वर जब ओमान में थे, तब इंडिया में उनके खिलाफ फेक कैंपेन लॉन्च किया गया। ट्रोल आर्मी ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर धाम में महिलाओं की तस्करी हो रही है और बाबा का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बाबा बागेश्वर से पीएम मोदी को कनेक्ट किया गया। सोशल मीडिया पर खूब अनाप शनाप लिखा गया। बाबा को बदनाम करने के लिए पूरी ट्रोल आर्मी मैदान में उतर आई। हिंदू विरोधी पूरा इकोसिस्टम बाबा के पीछे पड़ गया। अलग अलग तरह से आरोप लगाए गए, पर्चे पर भी सवाल उठाए गए, एक के बाद एक फेक कैंपेन लॉन्च किए गए। लेटेस्ट कैंपेन में बाबा के पर्चे पर सवाल उठाए गए। कैंपेन में लिखा गया, बाबा पर्चा के लिए कान में छोटा सा ईयरफोन लगाते हैं। पर्चा के लिए किसे बुलाना है, ये मैसेज उन्हें ईयरफोन के जरिए मिलता है। ईयरफोन के जरिए ही उन्होंने बताया कि पर्चे में क्या लिखना है। बहुत से लोग पीछे हमारे लगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, कभी भगवान भोलेनाथ काशी के खिलाफ अनवरत बयानबाजियां और हमारे खिलाफ अनवरत बयानबाजियां, षड्यंत्र स्वांग रचते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। अभी और षड्यंत्र करेंगे, हम तैयार हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे, उनकी ठटरी बार करके रहें। बाबा के खिलाफ लखनऊ के जिस प्रोफेसर रविकांत ने कैंपेन लॉन्च किया था, उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। जिन महिलाओं की तस्करी का आरोप लगाया गया है, वो 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में इन्वॉल्व थी। लोगों के कहने के बाद भी महिलाएं बागेश्वर धाम छोड़कर नहीं गईं। तब इन्हें एम्बुलेंस के जरिए रेलवे स्टेशन भेजा गया, जिससे कि वो अपने घर जा सके। हमारे यहाँ असामाजिक तत्व कुछ महिलाएं आती हैं जो 4-4, 6-6 माह से पड़ी हुई हैं, जो गलत काम करते हैं। कुछ महिलाएं और पुरुष कुछ चोरी करते हैं और गलत काम भी करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ बोलने में। पहचान प्रमाण पत्र थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और जो सुरक्षा समिति जो जांच करती रहती है, तो कई बार इन लड़कों ने पूछा भी कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कहाँ की हो, तो ना तो कुछ ढंग से बताती हैं, गलत गलत एड्रेस देती हैं। आगामी समय में जो फिर से पदयात्रा की जानी है 7 नवंबर से 16 नवंबर, और जब उसकी बिगुल बज गया, उसकी वार्ता यत्र तत्र होने लगी, तो प्रायोजित तरीके से इस प्रकार के लोग सक्रिय हो गए हैं, कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। अभी तो और नए नए षड्यंत्र आएंगे, पर ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, कास्टवाद को मिटाने के लिए, राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराने के लिए गांव गांव गली गली अनवरत जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और हिंदुत्व परंपरा के प्रचार के लिए अनवरत कार्य करते रहेंगे। बाबा बागेश्वर 6 नवंबर से 16 नवंबर दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा निकालने वाले हैं। इस पदयात्रा में देश भर से लाखों हिंदू शामिल होंगे। यात्रा का कनेक्शन मथुरा और वृंदावन से है, इसीलिए इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? कई नेताओं को लगता है कि हिंदू एकजुट रहा तो चुनावी खेल बिगड़ सकता है। पहला नाम क्या था? कई नेताओं को लगता है कि हिंदू जाति में नहीं बटा तो बंटाधार हो जाएगा। अखिलेश यादव इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। ये बात सनातन की बात करने वाले हर व्यक्ति को पता है। योगी आदित्यनाथ भी इस साजिश को समझ चुके हैं और खुलकर इस साजिश के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर चुके हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है, वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए
हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। तो ये प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। अभी और षड्यंत्र करेंगे, हम तैयार हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे, उनकी ठठरी बार करके रहेंगे।